हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। तो देखिए, आज मैं इन्वायरमेंटल एंड स्टडीज़ का पर्यावरणीय अध्ययन का मैराथन क्लास लिया था। वह भाग 1 था, यह भाग दूसरा है। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसी में से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उसमें भाग पहला मैं यहाँ तक बता दिया था, अब यहाँ से प्रारंभ करूँगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 तथा उनके संशोधित रूप 1987। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 में पुनः पर्यावरण पर ध्यान दिया गया। इससे पहले 1972 में यूनाइटेड मिशन की मानव पर्यावरण अधिनियम में भाग लिया था। वायु प्रदूषण से तात्पर्य है कि किसी ठोस, द्रव या गैसीय वस्तु है जो वायुमंडल में इतनी मात्रा में एकत्रित हो कि व्यक्तियों अथवा अन्य जीवित जंतुओं के लिए तथा वनस्पति या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। केंद्रीय बोर्ड वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए जल प्रदूषण बोर्ड की रोकथाम के अनुसार ही कार्य करेगा। दूसरा है, इस अधिनियम में वायु प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्र से बाहर बनाने के लिए मिनिमम दूरी का निर्धारण करना, चिमनी की ऊंचाई का निर्धारण करना, क्षेत्रीकरण करना, वायु प्रदूषण पैदा करने वाली औद्योगिक इकाइयों का मॉनिटरिंग करना, प्रदूषण नियंत्रण की कासर इकाइयों का इम्प्लीमेंटेशन, पब्लिक को वायु प्रदूषण को रोकथाम है तो टीवी, अखबार आदि के माध्यम चेतना जागृत करना। इसके अतिरिक्त नियमों का उल्लंघन करने पर 6 वर्ष तक कैद तथा जुर्माने का प्रावधान है और कंपनियों तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। केंद्रीय बोर्ड के कार्य वंश में वायु की गुणवत्ता अच्छी करना तथा वायु प्रदूषण को रोकथाम व नियंत्रण करना था। आगे देखते हैं। अब इसमें एक तीसरा है, कंपनियों तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को देखते हैं, इसमें क्या क्या उद्देश्य हैं और क्या क्या हैं। तो 15 से 16 जून 1972 के मध्य मानव पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ तथा पर्यावरण संरक्षण विश्व स्तरीय मुद्दा बना। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया है। इस अधिनियम को 23 मई 1986 को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर द्वारा सहमति व स्वीकृति प्रदान की गई तथा 26 मई 1986 के राजपथ में यह प्रकाशित किया गया तथा 19 नवंबर 1986 को यह अधिनियम पूरे भारत में लागू हुआ। इसका उद्देश्य देखिए, पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य किसी ठोस, द्रव अथवा गैसीय पदार्थ से है जो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। इन सभी की सांद्रता को सुरक्षित करना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। अधिनियम 1986 के अंतर्गत उद्देश्य है। दूसरा है, इसका उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण तथा उनमें आवश्यक सुधार करना। तीसरा, मानव, प्राणियों, जीवों, संपत्तियों को वायु प्रदूषण के संकट से बचाना। चौथा है, मानवीय पर्यावरण, वायुमंडल व स्वास्थ्य को तो खतरा पैदा करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करना। अब मुख्य प्रावधान देखिए। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए शीघ्र कार्य। दूसरा है, पर्यावरण प्रदूषण शोध प्रयोगशालाओं का स्थापना। तीसरा, पर्यावरण प्रदूषण संबंधी सूचना एकत्र करना एवं प्रदर्शित करना। चौथा है, अधिनियम में सरकार को संस्थाओं का निरीक्षण करने, नमूने लेने तथा उद्योग का रोकने का अधिकार दिया गया है। अगला है, इस अधिनियम में नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना व 5 वर्ष की कैद प्रावधान है। पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन अब देखते हैं। इसका परिचय देखिए। विकास कार्यों एवं पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाए रखने की अत्यधिक आवश्यकता है। भारत सरकार ने संसाधनों की सुरक्षा एवं सामाजिक उत्थान की दृष्टिगत रखते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना की, जिसके अंतर्गत विभिन्न विकास परियोजनाओं एवं उद्योगों का पर्यावरण प्रभाव के मूल्यांकन का शुभारंभ किया गया। पर्यावरण प्रभाव के मूल्यांकन है तो उद्योगों के लिए स्थान का चयन, प्रयुक्त प्रौद्योगिकी तथा उत्सर्जन से निकलने वाले पदार्थों के उपचार की विधि etc. का अध्ययन किया जाता है। परिभाषा।
स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण संपूर्ण मानव एवं जीव जंतुओं के लिए अति आवश्यक है। पूर्व में जनसंख्या कम होने के कारण पदार्थ कम व्यर्थ होता था, वह प्राकृतिक कारणों से उदासीन हो जा या करता था, जिस कारण मानव अन्य बीमारियों एवं परेशानियों से काफ़ी दूर रहता है। परंतु आज पर्यावरण, जनसंख्या वृद्धि, वाहनों एवं उद्योगों से निकले जहरीले धुएं, तीव्र ध्वनि, वनों की कटाई आज से प्रदूषित होता जा रहा है। विकासात्मक गतिविधियों का पर्यावरण तत्वों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की परम आवश्यकता है। अतः इन लक्ष्यों की प्राप्त करने हेतु पर्यावरणीय मूल्यांकन योजनाओं के लिए उपलब्ध एक कारगर उपाय है। इस नियम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। किसी विकास योजना के बारे में कोई बड़ा निर्णय लेने अथवा कोई आश्वासन देने से पूर्व उसके जैव, भौतिक, सामाजिक एवं अन्य प्रासंगिक प्रभावों को पहचानने, भविष्यवाणी करने, आकलन करने तथा शमन करने की प्रक्रिया पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन कहलाती है। भारत में पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन। भारत में पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन का शुभारंभ 1976 से 77 में तब हुआ था जब योजना आयोग ने विज्ञान एवं तकनीकी विभाग से नदी घाटी परियोजनाओं को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से दृष्टिपात करने के लिए कहा गया। भारत सरकार ने 23 मई 1986 को पर्यावरण सुरक्षा कानून लागू किया। कानून प्रक्रिया अपनाने के पश्चात 27 जनवरी 1994 को यह अधिसूचना जारी की गई और 4 मई 1994, 10 अप्रैल 1997 और 27 जनवरी 2000 में इस कानून में संशोधन किए गए, जिसमें 30 गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को प्रभावी एवं वैज्ञानिक बनाया गया। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाला यह प्रमुख कानून है। पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन के उद्देश्य। पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। विकास योजनाओं के प्रतिकूल, सार्थक, जैव, भौतिक, सामाजिक एवं अन्य प्रासंगिक प्रभावों का पूर्व ज्ञान, प्रबंधन कराना, उनसे बचाना, उन्हें कम करना अथवा उनकी क्षतिपूर्ति करना। दूसरा है पर्यावरण विचार विमर्श का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना एवं उससे विकास योजनाओं में सम्मिलित करना। तीसरा है ऐसे विकास कार्यों को बढ़ावा देना जो स्थायी हो तथा प्रबंधनीय अवसरों एवं संसाधनों को सर्वश्रेष्ठ उपभोग करना हो। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की विधियाँ देखिए। प्रारंभिक छानबीन। लागू की जाने वाली विकास परियोजना के बारे में सर्वप्रथम यह ज्ञात करने की आवश्यकता होती है कि क्या वास्तव में इस परियोजना के पर्यावरण पर प्रभाव के मूल्यांकन की आवश्यकता है। अगला है तीव्र पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। किसी परियोजना में पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का आभास होने पर तीव्र पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है। तीव्र पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किसी परियोजना के केवल उन प्रमुख विषयों की पहचान करता है जिन उपलब्ध संसाधनों के अनियंत्रित व्यय से पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, जिससे इन पर समुचित ध्यान दिया जा सके। अगला है विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। इस मूल्यांकन के अंतर्गत निम्न प्रकार की सूचनाएं आकलित एवं संग्रहित की जाती हैं। बेसलाइन डाटा, प्रभावों की पहचान। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सर्वाधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण प्रदूषण अधिनियम 1974 के अंतर्गत 1 सितंबर 1974 में किया गया। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्य सौंपे गए। यह क्षेत्र निर्माण के रूप में कार्य करता है तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्य जल एवं वायु नियंत्रण अधिनियम द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा करना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दायित्व एवं कार्य। पहला है भारत सरकार को जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण तथा गुणवत्ता में सुधार से संबंधित किसी भी विषय पर परामर्श देना। जल तथा वायु प्रदूषण को रोकथाम तथा नियंत्रण पर जागरूक कार्यक्रम आयोजित करना। इस बोर्ड का तीसरा है इस बोर्ड का अर्थ कार्य गतिविधियों का समन्वय करना तथा उनके बीच उत्पन्न विवादों का सुलझाना। अब मृदा प्रदूषण देखिए। इसका डेफिनेशन सर्वप्रथम देखते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। मनुष्य एवं जानवरों क्रियाकलापों से व्यर्थ एवं अनावश्यक ठोस पदार्थ जो बेकार समझ कर फेंक दिए जाते हैं ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थों का उचित समापन।
ठोस अपशिष्ट के प्रकार देखिए। नगर पालिका अपशिष्ट, ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, आएगा ही, सब कन्फर्म है। ये पहला है ठोस पदार्थ। क्या है? ठोस अपशिष्ट के प्रकार देखिए। नगर पालिका अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, जैव चिकित्सक अपशिष्ट। नगर पालिका अपशिष्ट, इसके अंतर्गत कूड़ा करकट, राख, नए भवनों के निर्माण एवं भवनों के क्षय से प्राप्त अपशिष्ट सम्मिलित हैं। भोज्य पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ, सूखा कचरा, राख, निर्माण एवं ढाहा अपशिष्ट, भवन निर्माण एवं ढाहा अपशिष्ट भवन। तो औद्योगिक अपशिष्ट में देखिए, उद्योग से कई प्रकार से बेकार ठोस पदार्थ निकलते हैं जिन्हें नगरपालिका के कूड़े में ही मिला दिया जाता है। प्रायः छोटे लघु उद्योगों के अपने अपशिष्ट पदार्थ को नगर पालिका अपशिष्ट से मिलाया जाता है, परंतु बड़े उद्योग अपने अपशिष्ट का समापन स्वयं करते हैं। अगला जैव चिकित्सक अपशिष्ट, ये सब ठोस अपशिष्ट हैं। कोई भी ठोस अथवा द्रव अपशिष्ट जो कि मनुष्यों एवं जानवरों के परीक्षण, उपचार एवं जैविक खोज के कार्यों के किया जाता है, जैव चिकित्सक अपशिष्ट कहलाता है। यह जैव चिकित्सक कचरा हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए खतरा होता है। ऐसे अपशिष्ट पदार्थ से इन्फेक्शन, HIV, महामारी जैसी बीमारियां होने का डर भी बना होता है। इस कचरे में कांच का, प्लास्टिक, ग्लूकोज इंजेक्शन सिरिंज, दवाओं की खाली बोतलें और अन्य सामग्री सम्मिलित हैं। जैव चिकित्सक अपशिष्ट के स्रोत, जैव चिकित्सक अपशिष्ट के स्रोत देखिए। बायोमेडिकल कचरा के मुख्य स्रोत सरकारी व प्राइवेट अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज, सेंटर, ब्लड बैंक, रिसर्च सेंटर, ब्लड बैंक, मुर्दा घर, पशु चिकित्सा कॉलेज आदि आते हैं, जो बड़े मात्रा में मेडिकल कचरा उत्पन्न करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट नियम 1998 प्रबंध व संचालन। बायोमेडिकल कचरे का सही ढंग से निपटारा करने के लिए केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बायोमेडिकल वेस्ट रूल बनाया। इस अधिनियम के अनुसार निजी व सरकारी अस्पतालों को इस तरह के चिकित्सकीय या जैविक कचरे को खुले या सड़कों पर नहीं फेंकने चाहिए। साथ ही स्थानीय कूड़ा घरों में भी नहीं डालना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट रूल के अनुसार इस जैविक कचरे को खुले में डालने पर अस्पतालों के खिलाफ जुर्माने व सजा का प्रावधान है। कूड़ा निस्तारण करने के लिए के उपाय नहीं करने पर 100,000 रुपये जुर्माना तथा 5 साल का सजा है। इस नियम के अनुसार अस्पतालों में काले, पीले व लाल रंग के बैग रखने चाहिए। ये बैग अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। इनकी पन्नी में एक अलग तरीके का केमिकल मिला होता है जो जलने पर नष्ट होता है। इस बैग को बायोमेडिकल डिस्पोजेबल बैग कहा जाता है। ठोस अपशिष्ट के स्रोत देखिए। नगर पालिका अपशिष्ट के स्रोत घरेलू अपशिष्ट, व्यापारिक अपशिष्ट, खुले स्थानों का अपशिष्ट, उपचार संयंत्रों का अपशिष्ट। तो औद्योगिक अपशिष्ट देखिए। ठोस अपशिष्ट कचरे के प्रभाव, अनुचित निस्तारण की विधियों के कारण ठोस नगरीय अपशिष्ट सड़कों तथा राजमार्गों पर पड़ा रहता है। लोग अपने घरों की सफाई करके कचरे खुले में छोड़ देते हैं, जो उनके साथ साथ पूरे समुदाय को प्रभावित करता है। इस प्रकार के कार्यों से अव्यवस्थित तरीके से कचरा अपघटित होता है एवं बदबू के साथ साथ अनेक प्रकार के संक्रामक रोगाणुओं के प्रजनन का कारण बनता है। औद्योगिक कचरा अनेक जहरीले पदार्थ लिए होता है, जो भूमि के रासायनिक तथा जैविक गुणों में परिवर्तन करके भूमि को बंजर बना देता है। जहरीले तत्व वर्षा जल के साथ रिसकर भूमिगत जल के भी प्रदूषित कर देते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का संग्रह। शहरों एवं कस्बों में पैदा होने वाले ठोस अपशिष्ट का संग्रह स्थानीय प्रशासन द्वारा उचित तरीके से होना चाहिए। हमारे देश में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार स्थानीय प्रशासन जैसे नगर पालिका द्वारा गलियों एवं सड़कों के किनारे सुविधाजनक स्थानों पर कूड़ादान रखवा दिए जाते हैं। दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट संग्रह। बड़े व्यावसायिक एवं औद्योगिक केंद्रों का कूड़ा जल एवं अजल पात्र में एकत्र किया जाता है। कुछ उद्योगों का कीड़ा सीधे ही बड़े बड़े संगणकों में डाल दिया जाता है। संगणक यानी कि मशीन में, जो कूड़े को गोले आकार में बदल देते हैं।
ये गोले फिर बड़े पात्र में एकत्र कर लिए जाते हैं, जहाँ से इन्हें समापन स्थलों पर भेज दिया जाता है। समापन विधियाँ। सूखे ठोस व्यर्थ कचरों का बड़े सावधानीपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इससे कई प्रकार की बीमारियों के फैलने का भय रहता है। ठोस अपशिष्ट पदार्थ के समापन की निम्न विधियाँ हैं। देखिए, सूखे ठोस खराब कचरों को सावधानीपूर्वक ठोस अपशिष्ट पदार्थ समापन की निम्न विधियाँ हैं। विधियाँ देखिए, ढेर लगाना, स्वच्छ भूमि भराव, जलाना, खाद बनाना, निकरण पीसना, भरसोद्वार यानी कि नए वस्तु खराब मतलब जो वस्तु है उसे नए वस्तुओं में परिवर्तन करना जो काम लाए जा सके। समुद्र में समापन, ढेर लगाना। हमारे देश में यह विधि काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि यह सबसे आसान तथा कम खर्च वाली नगर के आसपास जहाँ पर नीची भूमि होती है वहीं पर कूड़ा करकट ले जाकर ढेर लगा देते हैं। स्वच्छ भूमि भराव। यह विधि उन स्थानों पर अपनाई जाती है जहाँ भूमि सुधार हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध है। कूड़ा निचले एवं गड्ढों वाले स्थानों पर 1 से 2 मीटर की मोटाई में फैला दिया जाता है। सबसे नीचे मोटा कचरा तथा उसके ऊपर महीन कपड़ा बिछाना चाहिए। फिर इसे 15 cm मोटी मिट्टी की परत से ढक दिया जाता है। इस विधि में सतत निरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चूहों द्वारा खोद देने से तथा दरार पड़ जाने के कारण गैसों एवं वाष्पशील पदार्थ की रिसाव होने लगता है। जलाना। तीसरा, जलाना। इस विधि में ठोस अपशिष्ट भस्मक में जलाया जाता है। इससे एक भट्टी होती है। यह विधि अत्यधिक आबादी वाले शहरों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इन शहरों में ठोस अपशिष्ट के समापन के लिए उपयुक्त स्थल की कई होती है और कुछ ले जाने से में रोगाणुओं तथा गंदगी के फैलने का डर रहता है। गैस अपशिष्ट के जलाने पर कोई कीड़े मकोड़े तथा रोगाणु पूर्ण रूप से जल जाता है तथा अपशिष्ट राख का आयतन भी कम हो जाता है, जिसके समापन का व्यर्थ ज़्यादा नहीं आती। खाद बनाना। कूड़ा करकट में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को जैव रासायनिक क्रिया द्वारा अपघटन करने से ह्यूमस बनता है, जिसे खाद कहते हैं। इसकी उपजाऊ शक्ति बहुत उच्च होती है। ठोस अपशिष्ट के समापन की यह एक अच्छी विधि है। इससे व्यर्थ ठोस पदार्थ अत्यंत उपयोगी उत्पादन में परिवर्तन हो जाता है। न्यूनीकरण। ठोस अपशिष्ट के उच्च दाब वाले कचरों में निचोड़ा जाता है, जिससे इसमें से ग्रीस निकलता है और शेष ठोस पदार्थ खाद के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। ग्रीस का उपयोग ग्लिसरीन एवं मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। अगला है पीसना। इस विधि में सूखा कचरा महीन पीस लिया जाता है। इस महीन पाउडर में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। मूल रूप से सूखा कचरा ही महीन पाउडर बन जाता है। इस पाउडर का यूज खाद के रूप में किया जाता है, परंतु इसमें खाद निम्न श्रेणी का प्राप्त होता है। इसकी मांग न होने पर यह विधि मितव्ययी नहीं होता। भ्रंशोद्वार। इस प्रक्रिया में कूड़ा करकट से ऐसे पदार्थों को अलग कर लिया जाता है जिन्हें बाजार में विक्रय कर धन अर्जित किया जा सके। कूड़ा करकट के ढेरों से कई गरीब बच्चों को ऐसे पदार्थ एकत्र करते हुए देखा जा सकता है, परंतु यह कार्य उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इसलिए यह विधि औचित्यपूर्ण नहीं है। अगला है समुद्र के समापन। यह विधि समुद्र के किनारे बसों शहरों में ही अपनाई जाती है। कूड़ा करकट समुद्र के किनारे से दूर ले जाकर डाल दिया जाता है, परंतु जब समुद्र में ऊंची लहरें स्थल की ओर आ रही हो तब कूड़ा करकट समुद्र में नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि यह लहरों के साथ वापस किनारे आ जाएगा। यह प्रायः आबादी से दूर समुद्र में फेंका जाता है। ऊर्जा उपयोग का पर्यावरण प्रभाव। अंतिमवा है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। 1880 से अभी तक हमारी पृथ्वी पर के जमीनी हिस्से और महासागर गर्म होता जा रहा है। पृथ्वी के इस गर्म होने की प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को हम क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के क्लाइमेट के तापमान में होने वाले बदलाव के कारण
देखिए, ग्रीन हाउस गैस की वजह से पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर में होने वाले वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का इस सब ऐसे भी समझते हैं, ग्लोबल अर्थात संपूर्ण विश्व वार्मिंग में गर्म होना, यानी कि संपूर्ण मतलब वैश्विक तापन, जब संपूर्ण विश्व में ताप बढ़े तो उसे ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा, ईंधन के जलने CO2 निकलते हैं या फिर पेड़ों की कटाई की जाती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट सूर्य द्वारा पृथ्वी पर आए हुए प्रकाश को बाहर जाने नहीं देते हैं और कुछ ऊष्मा वातावरण द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं कि जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या मुख्य रूप से वातावरण में ग्रीन हाउस गैस की वजह से होती है। पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन कम से कम 3 डिग्री से 1.7 डिग्री तक, अधिकतम 2.6 डिग्री से 4.8 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस देखते हैं। एयर पोल्यूशन के बारे में आप देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बाह्य वायुमंडल में ऐसी पदार्थ एकत्र हो जाती है जो मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक है। बाह्य वातावरण में धूल, धुआं, गैस, तुषार, तूफान, गंध एवं वाष्प में से एक या अधिक प्रदूषणों की हानिकारक मात्रा दीर्घ अवधि तक उपस्थिति जो मनुष्य, जानवर एवं पौधों एवं संपत्ति के लिए घातक अथवा तर्कहीन ढंग से जीवन और संपत्ति के आनंदमय उपभोग में बाधक हो, वायु प्रदूषण कहलाता है। मनुष्य एक आराम तलब तथा आनंदमय जीवन जीने के लिए न जाने कितनी घातक संसाधन पैदा कर लिए हैं तथा जिनसे उनको तो लाभ होता है परंतु उनके विपरीत प्रकृति में पाए जाने वाले अन्य जीव तथा अन्य वस्तुएं इन संसाधनों के हानिकारक प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। वायु प्रदूषण प्रभावी वातावरण में उपस्थित वायुमंडल में अन्य प्रकार के तत्वों के मिल जाने के कारण उत्पन्न होता है। वायु प्रदूषण के मुख्य अवयव उद्योग धंधों या औद्योगिक केंद्रों से निकलने वाले धुआं तथा मोटरों, कारों, दो पहिया वाहनों के चलने के पश्चात जो धुआं निकलता है तथा वह धुआं पर्यावरण की बुरी तरह से प्रदूषित करता है और इस प्रदूषित वातावरण में सांस लेना भी दुर्लभ हो जाता है तथा इस वातावरण में सांस लेने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। वायु प्रदूषण के कारण ही भोपाल गैस त्रासदी, लंदन फाग, अम्ल वर्षा, ताजमहल की क्रांति नष्ट होना आदि दुष्परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा विभिन्न बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं जिसके कारण प्रदूषण के प्रति कुछ लोग जागृत हो गए तथा वातावरण को बचाने का निरंतर प्रयास किया जाता है। यदि जल प्रदूषित हो जाए तो उसे पिया जा सकता है और यदि वायुमंडल दूषित हो जाए तो दूषित हवा को ग्रहण करने से कुछ ही मिनटों बाद मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वायुमंडल को बचाना परम आवश्यक है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें मिश्रित हो जाती हैं जो घातक होती हैं, जैसे वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड के मिल जाने के कारण शरीर में खून की कमी व अन्य बीमारियां हो जाती हैं तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के मिल जाने के कारण ये अधिक तीक्ष्ण गंध वाली होती हैं जिससे आँख, नाक, कान etc में जलन होती है और इसकी अधिकता से पश्चात भी हो सकती है, पश्चात यानी मृत्यु हो सकती है तथा सल्फर डाइऑक्साइड के मिल जाने के कारण आँख, नाक, कान तथा गले में जलन, सांस लेने में तकलीफ, मृत्यु दर में वृद्धि होती है तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के मिल जाने के कारण गले में पीड़ा, फेफड़ों के रोग, दृश्यता की समस्या होता है तथा क्लोरीन के वातावरण मिलने के पश्चात आँख, कान, नाक की बीमारी, श्वास रोग तथा फसलों का नष्ट होना शामिल है। अगर वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाए तो कैंसर, त्वचा रोग, ट्यूमर, अनुवांशिक रोग, वायु घटना etc आयु घटना है बीमारी हो जाती है। अतः हमें वातावरण या वायुमंडल को वायु प्रदूषण से बचाना चाहिए तथा वातावरण को बचाने के लिए अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए जिससे वह वृक्ष वातावरण में फैली गैसों को अवशोषित कर हमें शुद्ध वायु प्रदान करें। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस किस प्रकार पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ईंधन के जलने से CO2 एवं CO गैस बनते हैं और वायुमंडल में संचित होते रहते हैं। इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यधिक प्रदूषणकारी गैस है। पृथ्वी के सभी स्रोतों से प्रतिवर्ष 257 मिलीग्राम टन CO वायुमंडल में मिल जाते हैं। इसका 80% भाग वाहनों तथा शेष 20% कोयला जलाने से, घर में, उद्योगों आदि से प्राप्त होता है। इसी वजह से वायुमंडल में CO की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है।
CO गैस श्वासनली द्वारा फेफड़ों में पहुंचकर खून में उपस्थित होमोग्लोबिन के कार्बोक्सी होमोग्लोबिन में बदल देती है। होमोग्लोबिन को CO के प्रति सक्रियता CO2 को तुलना में 210 गुना अधिक होता है। इसी कारण वायु में CO की उपस्थिति में पर्याप्त ऑक्सीजन शरीर में नहीं मिल पाती है। CO का ट्रैफिक पुलिस एवं निचली छत वाले रसोई घर में काम करने वाले महिलाओं पर भी प्रमुख रूप से होता है। निम्न में टिप्पणी इसमें लिखना है। धुआं किसी पदार्थ के जलने के फलस्वरूप अधजले पदार्थों के सूक्ष्म कणों का समूह जो वायु की भांति हवा में निलंबित अवस्था में रहता है धुआं कहलाता है। एक कण सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखे जा सकते। इनका आकार 0.01 से 1 माइक्रोन तक होता है। यह कार्बन के अतिरिक्त अन्य अधजले पदार्थों से बनता है। धुआं वायुमंडल में 1 या 2 दिन तक रुका होता है। यह हवाओं तथा श्वसन क्रिया द्वारा जीवों की हानि पहुंचाता है। धुआं आदि फेफड़ों में जाता है तो TB नामक बीमारी का खतरा बना रहता है। दूसरा है राख। ईंधन के जलने से धुआं निकलती है। इसमें CO2 CO आदि गैस मिली रहती है। इसी समय उपरोक्त धूम्र गैसों के साथ साथ पूर्ण रूप से जले हुए पदार्थ की राख एवं चिंगारियां वायुमंडल में जली जाती हैं जो बुझकर राख का रूप ले लेती हैं। पूर्ण रूप से जली हुई वायुमंडल में उड़ने वाली राख को ही राख कहा जाता है। सामान्यतः बॉयलर में प्रयोग होने वाले चूर्ण ईंधन के जलने से प्राप्त होने वाली राख को उड़ने वाली राख कहलाती है। कुहासा वायुमंडल में उपस्थित नमी जब संघनित होकर दिखाई देने लगती है तब इसे कोहरा या कुहासा कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ठोस कणों के ऊपर वाष्प संघनित होकर अत्यंत सूक्ष्म बूंदें बनने से ही कोहरे की उत्पत्ति होती है। तुषार के अधिक सांद्र होने से ही कुहासा बनता है। तुषार जब वायुमंडल में वाष्प की प्रचुर मात्रा फैल जाती है और हल्के कुहासे के रूप में दिखाई देने लगती है तब इस तुषार कहते हैं। इस कणों की माप 5 से 100 माइक्रोनियम तक होता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण युक्तियाँ कौन कौन सी हैं, व्याख्या कीजिए। वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के नियम उपाय हैं। पहला, कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। दूसरा, रेल यातायात में कोयले एवं डीजल के इंजनों के स्थान पर बिजली के इंजनों का प्रयोग किया जाए। तीसरा, मोटर वाहनों का रख रखाव ठीक रखा जाए। कार्बोरेटर की सफाई कर CO का उत्सर्जन कम किया जा सकता है तथा लेड रहित पेट्रोल का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाए। पुराने वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि इससे वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है। घरों में सौर ऊर्जा चालक कुकरों का प्रयोग किया जाए। ओजोन परत की क्षतिग्रस्त करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, फ्रियोन 11 तथा फ्रियोन 12 के उत्पादन एवं उपयोग पर कटौती की जानी चाहिए। कारखानों की चिमनियों में बैक फिल्टर का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे धुएं में निकलने वाली कालिक एवं कणिकामय पदार्थ चिमनी के नीचे बैठ जाए तथा गैस फिल्टर से होकर निकल जाए। विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले 50 माइक्रोनियम से बड़े आकार के कणिकामय पदार्थों को फिल्टर करने के लिए अनेक प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। उपकरण निम्न है। गुरुत्व अवसादन कक्षा, फैब्रिक फिल्टर, लूवर कलेक्टर, अपकेंद्री संग्राहक या साइक्लोन, आर्द्र संग्राहक या स्क्रबर, स्त्री विद्युत अवक्षेपक, बोरा छन्नक या वस्त्र छन्नक। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि एग्जामिनेशन में आएंगे। तो चलिए यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।